हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो यूपीपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है उसमें जो सीसेट के जो क्वेश्चन है, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 का ये पेपर है, उसमें से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं एंड ये क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथ्स दोनों मिला के हैं। तो अगर आप भी 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको परीक्षा देनी है, तो ये सवाल आपको ज़रूर करने चाहिए और इससे आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए थे वो भी आपको आइडिया लगेगा। आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पहला सवाल, अगर 31 मार्च 2008 को, इंग्लिश में लिखा मैं हिंदी बता रहा हूँ, 31 मार्च 2008 को यदि सोमवार मंडे था तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। देखो, एक बात समझनी है कि अगर हम 31 मार्च 2008 की बात करते हैं और आप साल में आगे बढ़ना चाहते हैं, 2000 इसी दिन 31 मार्च 2009 को, इसी दिन 31 मार्च 2010 को और इसी दिन 31 मार्च 2011, यही क्वेश्चन है। अब एक चीज़ समझनी है कि जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक दिन प्लस करना है। कब? जब आप फरवरी क्रॉस करेंगे, जब आप फरवरी क्रॉस नहीं करेंगे लीप ईयर की, लेकिन अगर लीप ईयर की फरवरी क्रॉस हो गई तो आप 2 दिन ऐड करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, एक दिन ऐड करना है यदि फरवरी आपने क्रॉस नहीं करी है लीप ईयर की। लीप ईयर मतलब जहाँ पे आपको फरवरी में 29 दिन होते हैं। कैसे पता चलेगा लीप ईयर है? कोई भी जो ईयर है वो यदि 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर बनेगा। लेकिन अगर वो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी बोले तो जैसे 100वां साल, 400वां साल, 700वां साल, 900वां, जहाँ पे डबल ज़ीरो आएगा, तो डबल ज़ीरो वाले केस में वही लीप ईयर होगा जो 400 का मल्टीपल होगा। 400, 800, 1200, 1600, मतलब हर 400 साल बाद सेंचुरी ईयर जो आता है वो लीप ईयर का आता है। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। बस इसकी बात क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ 2008 31 मार्च की बात कर रहा है, मतलब फरवरी ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। अब मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे तो नहीं जा सकते क्योंकि 2009 में जाना है, तो सिर्फ एक दिन बढ़ेंगे आगे। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ वो फरवरी का कोई लेना देना नहीं है, 31 मार्च से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम +1 दिन आगे चलेंगे। तो मंडे के बाद यहाँ पे आएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद फिर से 2009 नॉन लीप ईयर है, ये भी नॉन लीप ईयर है, यहाँ पे लीप ईयर को कोई पंगा ही नहीं है। एक दिन और आगे बढ़ जाएंगे तो हम वेंसडे पे आ जाएंगे। और 2010 से 2011 में फिर से आएंगे तो कोई भी लीप ईयर का पंगा नहीं है, तो एक दिन और आगे बढ़ेंगे तो फाइनली हम लोग पहुँचेंगे थर्सडे पे। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, इसके अलावा इसमें कुछ करना नहीं था। तो थर्सडे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। यदि कोई क्वेश्चन मार्क कर रखा है किसी बच्चे ने, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो वो सही जो आंसर होगा वही होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन, ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, देन हाउ मच परसेंट हाइट मस्ट बी रिड्यूस, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिलेंडर अगर आप जानते हैं, मैं सिलेंडर बनाने की कोशिश करता हूँ इस तरह से, ये सिलेंडर बना, इसकी रेडियस को बढ़ाना है। अगर आप रेडियस को बढ़ाएंगे तो ये चपटा हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इसकी रेडियस को बढ़ाना चाहता हूँ इस तरह से, तो इसकी हाइट देख रहे हो कम हो गई। तो कितनी कम हो गई, यही क्वेश्चन है। तो अगर मैं इस बात पे फोकस करना चाहता हूँ कितनी हाइट इसकी रिड्यूस हो गई, तो अब बात करते हैं। रेडियस बढ़ गया 25%, मतलब अगर इसका रेडियस कुछ भी था, हाँ 20, अब देखो जो मेरा तरीका है 25% का अगर आपको फ्रैक्शन आता है तो 1/4 होता है। मतलब पहले रेडियस 4 था, 4 क्यों था? नीचे वाला नंबर हमेशा ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल जो आपने पहले चीज़ें शुरू करी हैं, और ऊपर वाला नंबर ये बताएगा कि प्लस करना है नीचे वाले में या माइनस करना है। इंक्रीज़ के लिए प्लस और डिक्रीज़ के लिए माइनस। तो यहाँ पे रेडियस इंक्रीज़ हो गया, मतलब रेडियस हो गया 4 से 5। पहले रेडियस 4 था, अभी 5 हो गया, बढ़ गया रेडियस। तो हाइट कितनी बढ़ जाए, घट जाए, सॉरी, कि वॉल्यूम आपका सेम टू सेम रहे, वॉल्यूम सेम टू सेम रहे। अगर आप वॉल्यूम के बारे में जानते हैं, सिलेंडर का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो होता है पाई r²h, यही होता है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि V1 और V2 मतलब दोनों तरफ जो वॉल्यूम है वो सेम टू सेम रहे, तो R1 का स्क्वायर H1 सेम होना चाहिए R2 का स्क्वायर और H2, मतलब पहले वाला रेडियस उसका स्क्वायर इंटू उसकी हाइट बराबर दूसरे वाला रेडियस उसका स्क्वायर इंटू हाइट। तो R1 और R2, R1 मैंने मान लिया 4, 4 मान लिया तो 4 का स्क्वायर। हाइट 1 के बारे में जानकारी नहीं है, H1 मान लेते हैं। R2 जो है वो 5 हो गया, उसका स्क्वायर इंटू H2। तो यहाँ से अगर मैं H1 और H2 का अनुपात निकालता हूँ, रेशियो निकालता हूँ, आएगा 25/16। कितना आएगा? 25/16।
मतलब अगर पहले हाइट उसकी 25 थी तो अब रिड्यूस होकर 16 हो जानी चाहिए। तो कितने का हमने रिड्यूस कर दिया, 9 का रिडक्शन करा, क्योंकि 25 और 16 में 9 का अंतर है। तो परसेंटेज कितना हो गया, तो परसेंटेज हो जाएगा 9 का चेंज किया है कितने पर। देखो कितना जब भी शब्द आएगा तो ओरिजिनल जो पहले था उसके हिसाब से बात करेंगे। तो पहले हाइट 25 थी इंटू 100, तो 25 चौके 100, 36% का जो है वो परसेंटेज रिड्यूस करना पड़ेगा। सो इजी क्वेश्चन बी, ठीक है। इजी उन्हीं के लिए है जिनको कंसेप्ट आते हैं। अगर आपको मैथ्स में कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आप पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। ये ट्रेन का क्वेश्चन है। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 140 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड एक कैट, एक बिल्ली भी भाग रही है सेम डायरेक्शन में पैरेलल टू द ट्रेन, उसकी स्पीड 18 है। सो जो ट्रेन है वो कैट को कितनी देर में क्रॉस करेगी, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रेन को ऐसे मानता हूँ, हाँ ऐसे, और यहाँ पे एक छोटी सी कैट मान लेते हैं, ये भी भाग रही है, ये भी भाग रही है। इसकी जो लेंथ दे रखी है 140 मीटर है और इसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी जो स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी लेंथ को 0 मानेंगे कैट की, क्योंकि कैट तो अगर ट्रेन के कंपैरिजन में देखेंगे तो उसकी लंबाई ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमको एक बात पता होना चाहिए, रिलेटिव स्पीड जिसको हिंदी में सापेक्ष चाल बोलते हैं। तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो उनकी स्पीड माइनस होती है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। और अगर ये अपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के तो इनकी स्पीड को प्लस करना रिलेटिव, बस यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी, सापेक्ष चाल आएगी, वो आएगी 60 माइनस 80, 42 किलोमीटर पर आवर। अब पंगा ये है कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे मीटर है, या तो दोनों को किलोमीटर बना लो या दोनों को मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको किलोमीटर को सेकंड में बना लेते हैं, क्योंकि आंसर आपका सेकंड में दे रखा है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जैसे आपके पास है यहाँ पे कितना किलोमीटर था, 42 किलोमीटर, तो 42 किलोमीटर, किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए और पर आवर, आवर में 3600 सेकेंड हो गए। तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से, ये मीटर पर सेकंड। ये हमेशा जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो मल्टीप्लाई करना 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना 18/5, मतलब उल्टा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड आ जाएगी, मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूँ, 6 3 जा 6 7 जा 35/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये रिलेटिव स्पीड आ गई। अब टाइम का फॉर्मूला सब जानते हैं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बट यहाँ पे जो स्पीड है वो रिलेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो डिस्टेंस कितनी है, जो ट्रेन की डिस्टेंस है। देखो अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास लेंथ है और वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है जिसकी कोई लेंथ नहीं है, जैसे पोल हो गया, बर्ड हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, तो जो ट्रेन है या जिसकी लेंथ है उसी की लेंथ को डिस्टेंस मानना है, दैट्स इट। तो डिस्टेंस यहाँ पे 140 मीटर का लेंगे और स्पीड रिलेटिव लेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट भाग रहे हैं, तो 35/3, तो 35 तो नीचे है और 3 ऊपर चला जाएगा कूद के, तो 135, मतलब 140/35 इंटू 3, 35 चौके 140, तो 12 सेकंड में वो क्रॉस कर पाएंगी उस कैट को। तो 12 इसका राइट आंसर है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन कोन की बात करता है। हाँ कोन, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोन और हिंदी में शंकु बोलते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ द बेस कोन इज इंक्रीज बाय 100%, मान लेते हैं पहले एक कोन है हमारे पास, अब इसका बेस एरिया बढ़ा दिया तो इसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, बेस एरिया बढ़ा दिया और हाइट के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, तो मैं ये मान के चलूँगा कि हाइट पहले जितनी रखी है, मतलब लाइक दिस वे, हाइट पहले जितनी रखी है और बेस एरिया बढ़ गया, तो बेस एरिया बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑफकोर्स इसका आयतन बढ़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और जो पाई आर स्क्वायर होता है ये बेस एरिया होता है। हाँ दिस इज बेस एरिया, जो कि ये जो एरिया पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल है एरिया इंटू हाइट के, बेस एरिया इंटू हाइट के। प्रोपोर्शनल का मतलब भाई 1/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट होता है, उसका कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज कर सकते हैं आर और एच चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को हमने ऑलरेडी कांस्टेंट मान लिया है, जिससे कि हमको ओवरऑल एरिया पे बात करनी है। तो एरिया की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे,
तो पाई आर स्क्वायर की बात कर रहा है, राइट। तो हाइट कांस्टेंट है भाई, हाइट कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि हाइट को अगर मैं कांस्टेंट मानता हूँ, बोले तो सेम मानता हूँ, हाइट चेंज नहीं करनी, तो वॉल्यूम भी उतना ही बढ़ेगा जितना एरिया बढ़ेगा, बाकी कुछ बचा ही नहीं है। इसका मतलब वॉल्यूम भी 100% से बढ़ जाएगा। बट ये बात क्वेश्चन में नहीं गिवन थी कि हाइट का क्या हुआ, तो मैंने हाइट को सेम टू सेम माना, पहले भी हाइट h है और अब भी हाइट h है, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये थोड़ा बहुत अलजेब्रा बोल सकता हूँ या हिट एंड राइट बोल सकता हूँ कि a प्लस बी की वैल्यू a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए के बराबर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। ईजी भी है, दिमाग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन से ही देखोगे थोड़ा सा, ये कंडीशन देखो, यहाँ पे बात क्लियर है कि ए और बी ज़ीरो नहीं हो सकते। हाँ, ए कैन नॉट बी ज़ीरो, बी कैन नॉट बी ज़ीरो। क्यों नहीं हो सकते सर? क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने पर फंक्शन आपका एक तरह से अनडिफाइंड हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा मैथ्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये एक ही कंडीशन के लिए सेटिस्फाई हो सकता है, ए बी वन हो और बी बी वन हो, इसके अलावा ये किसी पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इस ऑप्शन के हिसाब से देखूंगा तो इधर भी 1 + 1 और इधर भी 1/1 + 1/1, तो 2 = 2। इसका मतलब ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर आपका आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोलता है कि अनुज इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। अब देखो, अगर आप डायरेक्शन जानते हैं तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अनुज इस तरफ फेस कर रहे हैं, दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट। और देखो, हमेशा पहले इनके बीच में भी डायरेक्शन होती है, तो आपको वर्टिकल लाइन से ही डायरेक्शन डिसाइड करनी है। तो वर्टिकल यहाँ पे साउथ है तो ये साउथ ईस्ट आएगा, यहाँ पे वर्टिकल कौन है साउथ, तो ये साउथ वेस्ट आएगा, और यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है नॉर्थ और वेस्ट में नॉर्थ है, तो हम इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि अनुज जो है वो इसकी तरफ फेस करते हैं, तो अनुज जो है इधर की तरफ है, अभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, एरो देखो आप बस, ठीक है। उसने 90 डिग्री घूमा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो, ये जो एंगल होते हैं ये सारे के सारे 45 डिग्री के एंगल होते हैं, सब 45 है, 45, राइट। हर एंगल यहाँ पे 45 डिग्री का है स्टैंडर्ड, ठीक है। ये अभी बोलता है कि 90 डिग्री घूमना है क्लॉकवाइज, तो अगर मैं 90 डिग्री घूमना चाहता हूँ तो 45 और 45 यहाँ पे घूमना पड़ेगा भाई, 2 45 घूमेंगे तभी तो 90 आएगा। इसका मतलब 90 वो ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो अभी अनुज का फेस इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। देन टर्न 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब घड़ी से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, जब भी बोलेगा 180 डिग्री तो आपको जस्ट अपोजिट चली जाना है, ऐसे चला गया हो, ठीक है। तो अभी जो उसका फेस है, एरो देखेंगे तो इधर की तरफ है, राइट, बाहर की तरफ उसका एरो है, फेस। देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर से 90 डिग्री सेम डायरेक्शन, बोलो तो एंटी क्लॉकवाइज चला गया, फिर से यहाँ पे आ गया, तो फाइनली अनुज इधर की तरफ आ गया, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन, वो अभी किस तरफ है, तो वो साउथ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। सो इजी क्वेश्चन, बट आपको थोड़ा सा एंगल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सेलिंग 30 पेन्स द सेलर ऑब्जर्व प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन, ठीक है। अभी बहुत इजी क्वेश्चन, मैं जो तरीका बता देता हूँ आप उसको सीखने का कोशिश करो। कि जो प्रॉफिट होता है, आप सबको पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो 30 पेन बेचे गए हैं, तो अगर 30 पेन बेचे गए हैं तो उनका सेलिंग प्राइस 30 पेन के बराबर होगा, और 30 पेन यदि बेचे गए हैं तो भाई 30 खरीदे भी होंगे, जिनका कॉस्ट प्राइस 30 CP होगा। भाई खरीदने वाला प्राइस कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है और बेचने वाला भी क्रय मूल्य है। प्रॉफिट हुआ है 10 पेन का सेलिंग प्राइस, तो जो प्रॉफिट है वो 10 पेन का सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से CP को इधर लेके आएंगे, 30 CP हो जाएगा, इधर ये 20 SP हो जाएगा। तो यहाँ पे CP और SP का जो अनुपात है, रेशियो है 2:3 आ जाएगा। अब बस सोच के देखो कि 2 रुपये की चीज़ आप 3 पे बेच रहे हो, तो आपको 1 का फ़ायदा हो रहा है। तो 1 का फ़ायदा कितने पर, 2 रुपये की चीज़ का, क्योंकि हमारी जेब से 2 गया, CP का मतलब जेब से कितना गया, तो 50% का सीधा सीधा फायदा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ई का मतलब 5 है, अमेंडमेंट का मतलब ये है, तो सेक्रेटरी पूछा है, ठीक है। अब ई का मतलब 5 है तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ई तो 5 ही होता है। कैसे होता है सर? क्योंकि
ये ई का जो नंबर होता है, जब आप ए बी सी डी ई लिखते हैं, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे ही लिखना है आपको ए बी सी डी। इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपको अपोजिट वाले लेटर तुरंत से पता चल जाएंगे कौन किसके अपोजिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो ये तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। अब अमेंडमेंट का मतलब 89। अमेंडमेंट को अगर मैं देखता हूँ तो इनके नंबर लिख लेते हैं। ए का मतलब 1, एल का मतलब यहाँ पे 13 है, ई का मतलब 5 है, एन का मतलब 14, डी का मतलब 4, एम का मतलब 13, ई का मतलब 5, एन का मतलब 14, टी का मतलब 20, ठीक है। ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20। तो इनको अगर आप जोड़ देते हो, अगर आप इनको जोड़ देते हो, योग करेंगे, जोड़ करेंगे, तो आपको 89 मिलेगा। इसका मतलब जो नंबर है वो जोड़ना है, वही आंसर है। तो सेक्रेटरी को अगर मैं जोड़ पाता हूँ, सेक्रेटरी SEC RETARY, ठीक है, जोड़ लेते हैं। एस का मतलब है 19, 5 24, 3 27, आर का मतलब है 18, 45, 5 50, टी का मतलब है 20, 50 20 70 71, आर का मतलब फिर से 18, 71 18 89, और वाई का मतलब है 25। 89 और 25 कितना हो गया? 114। तो 114 राइट आंसर है। सीधा सीधा जोड़ना था, कुछ करने नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट तरीका आना चाहिए डायरेक्टली। 2009 का बोलता है निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह होगा, ठीक है। निम्न में से, अब देखो कोई भी ईयर है, आपको उसको 4 से भाग लगाना है, और 4 से भाग लगाने के बाद रिमाइंडर लिखना है, शेषफल। या तो शेषफल 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो आपको जोड़ना है, ऐड करना है 28। अगर रिमाइंडर 1 है तो 6 ऐड करना है, और रिमाइंडर अगर 2 और 3 है तो 11 ऐड करना है। यही कंसेप्ट है, इसको याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपके। अब मैं इस क्वेश्चन का डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो, बोलते 2009 की बात कर रहे हैं, तो 2009 को डिवाइड करो 4 से, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो 1 का मतलब कितना ऐड करना है? 6 ऐड करना है। तो 2009 में अगर मैं 6 ऐड करूँगा तो 2015 इसका राइट आंसर है। जिस भी बच्चे ने किया है वो गलत है, 2015 इसका राइट आंसर है। बहुत ईजी था, राइट। अगला सवाल, बोलते हैं कक्षा के 31 छात्रों में अनूप और सुनील का क्रम, ठीक है। आप यहाँ पे रैंकिंग दे रखी है, अनिल जो है और सुनील 2 बच्चे हैं। अनूप का जो स्थान है ऊपर से 7वां है, और सुनील का जो स्थान है वो 11वां है। आप सोच के देखो, और टोटल कितने बच्चे हैं? 31 टोटल बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, टोटल 31 है। आप सोच के देखो, सिंपल सी बात। 7वां स्थान का मतलब 6 बच्चे इसके ऊपर हैं, 7 ये हो गया, और 11वीं का मतलब 7 के बाद 8 9 10 3 यहाँ पे आएंगे, और 1 ये हो गया। उसके बाद कितने बच्चे हो गए? 6 7 3 10 11, और 11 के बाद 20 इधर आएंगे, 31 हो गए। अब नीचे से काउंटिंग शुरू करनी है, तो नीचे से अगर मैं काउंटिंग करूँगा तो सुनील का नंबर 20 तो नीचे है और 21वां आएगा, ठीक है। सुनील का नंबर 21वां आएगा, तो ये इसका राइट आंसर है। और अनिल का कितना आएगा? अनिल है, अनूप का कितना आएगा? तो 21 22 23 24 25 आएगा। तो पहला ऑप्शन ठीक बनेगा, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन। ये अच्छा सवाल है। कहता है कि, एक मिनट, कहता है क्वेश्चन में कि 2 कुत्ते, हाँ, देयर आर 2 डॉग्स, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं सर्कल, लाइक दिस वे, राइट, ओके। तो 2 कुत्ते हैं जो कि 7 मीटर व्यास मतलब डायमीटर है इसका 7 मीटर, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा। वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं, ठीक है। तो एक इधर दौड़ रहा है, एक इधर दौड़ रहा है, D1 और D2 नाम मान लेते हैं इनका। एक की जो स्पीड है वो 2.5 मीटर प्रति सेकंड है, और एक की है 3 मीटर प्रति सेकंड। तो मैंने अभी आज जस्ट आपको बताया था, यदि 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं, अपोजिट में भागते हैं, या तो एक दूसरे की तरफ आ सकते हैं अपोजिट में, या एक दूसरे से दूर भाग सकते हैं वो, तो स्पीड उनकी प्लस हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड उनकी प्लस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रिलेटिव स्पीड देखता हूँ तो दोनों अपोजिट भाग रहे हैं, तो 3 + 2.5 दैट इज़ 5.5 मीटर पर सेकेंड।
तो आपस में कितना, जब वो एक दूसरे के अधिकतम दूरी पे होंगे, देखो अधिकतम दूरी तब होगी जब ये डॉग यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला डॉग यहाँ पे आ जाएगा, यही तो दूरी होगी। और ये दूरी कवर अप करने के लिए इनको सर्कल का आधा जो पेरीमीटर है, जिसको परिधि बोलते हैं, वो करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा या ट्रैवल करना पड़ेगा, दैट इज़ 2πr। सर्कल की परिधि होती है, उसको 2 से डिवाइड करनी है, मतलब πr इनको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 और r आपका 7 का आधा है। इसका मतलब जो है 11 मीटर इनको ट्रैवल करना पड़ेगा। कितना? 11। तो मिला के इनको 11 मीटर ट्रैवल करना है, 11 मीटर। तो 11 मीटर ट्रैवल करने के लिए समय कितना लगेगा? रिलेटिव स्पीड आपको पता ही है, तो अभी तो मैंने आपको बताया, दैट इज़ टाइम बराबर कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 11 मीटर है और स्पीड है 5.5, तो 5.5 का डबल ही होता है 11। इसका मतलब 2 सेकंड में वो एक दूसरे के अपोजिट पहुंच जाएंगे जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक्स आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जो वर्क होता है, कितने आदमी है एक्स, उनकी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी, जब आदमी की बात होती है तो सबकी एफिशिएंसी हम बराबर मान के चलते हैं, ई मान लेते हैं सबकी एफिशिएंसी को, या फिर मैन है तो एम मान लेते हैं। और 40 आदमी है, ठीक है, 40, ठीक है। यदि 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से 10 दिन की बचत होती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 5 आदमी और जोड़ दिए, तो आदमी हो गए x+5। एफिशिएंसी उतनी ही रहेगी। 5 दिन की बचत का मतलब है कि अब काम 30 दिन में पूरा हो सकता है, ये तो मतलब है। तो m का कोई सेंस नहीं बनेगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 4x बराबर 3x + 15, तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। मतलब यहाँ पे जो टोटल आदमी थे वो 15 थे। कितने थे? 15। तो 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यही तो मतलब हुआ भाई। 15x का मतलब 15 हो गया। तो 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 30 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? भाई आदमी डबल होने से टाइम आधा हो जाएगा, तो सीधा सीधा 20 उत्तर आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक घड़ी जो रविवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है, ठीक है। तो एक घड़ी बना लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको एक आइडिया रहेगा कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो संडे को कोई भी टाइम होगा 2 बजे, तो 3 मिनट पीछे है। हाँ, संडे को ये 2 बजे एक्चुअल घड़ी में होने चाहिए थे, लेकिन ये 3 मिनट पीछे है। मतलब ये जो घड़ी बजा रही है वो 1:57 बजा रही है। हाँ, 1:57। तो संडे को 3 मिनट पीछे, -3 मिनट लिख रहा हूँ, और 2 PM पे बजे। एंड मंगलवार को दोपहर 2 बजे, मंडे नहीं, ट्यूसडे, मंगलवार मतलब ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को ये जो घड़ी है सेम टाइम पे 2 बजे 5 मिनट आगे हो गई। तो इसने सही समय कब दिखाया होगा? देखो बहुत आसान है, सोचने वाली बात है, बस लॉजिक कि 3 मिनट पीछे से 5 मिनट आगे हो गई, तो इसने कितना कवर किया टाइम जो इसने गेन किया। भाई ये सोच के देखो, रेस चल रही थी, एक आदमी 3 मीटर पीछे था और थोड़ी देर बाद देखा तो 5 मीटर आगे चला गया। इसका मतलब इसने 8 मीटर कवर किया। सेम यहाँ पे है, इसने 8 मिनट कवर कर लिए, 3 मिनट पीछे से 5 मिनट आगे, 8 मिनट। और इसको समय कितना लगा 8 मिनट ट्रैवल करने में? दोपहर के 2 बजे संडे को और ट्यूसडे को 2 बजे, तो 48 घंटे लगे हैं इसको। मतलब 1 मिनट चलने में उसको 8 घंटे लगेंगे। भाई 8 मिनट के लिए 48, तो 1 के लिए 8 घंटे। अब ये सही समय कब दिखाती? सही समय जब दिखाएगी जब ये 3 मिनट सही आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि पीछे है 3 मिनट। भाई यहाँ ये आदमी जो 3 मिनट पीछे है वो एक्चुअल पोजीशन पे इसके हिसाब से 3 मिनट पीछे, तो इसको यहाँ पे तब पहुँचेगा ये 3 मिनट आगे चल जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है कि 1 मिनट ट्रैवल करने में 8 घंटे, तो 3 मिनट ट्रैवल करने में इसको 24 घंटे लगेंगे। कुछ पंगा है क्या? अरे यहाँ पे गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ है? देखो 8 6 या 48 होगा, मैंने गलत लिख दिया। 8 6 आएगा यहाँ पे, 6 आवर्स। तो 3 मिनट आगे चलने के लिए 18 घंटे ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। तो 18 घंटे मतलब संडे से बात कर रहे हैं, तो संडे टू मंडे दोपहर 2 बजे 18 घंटे, 12 हो गए। 6 घंटे और करने हैं, तो 6 घंटे के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 घंटे और जोड़ेंगे इसमें, तो 2 PM हो रहा है, 2 PM मंडे
और 8 घंटे इसमें 12 नहीं 6 घंटे जोड़ेंगे ना भाई, 12 तो हो गया, 6 घंटे तो 8 बज जाएंगे, 8 PM हो जाएगा। और सोमवार सुबह 8 बजे, तो सोमवार सुबह 8 बजे जो है ऐसा होगा कि ये ट्रैवल कर लेगी। क्यों? देखो अब सोच के देखो, 18 घंटे ना, संडे को 2 बज रहे हैं, तो 12 घंटे बाद 2 बजेंगे रात के, वो मंडे लग जाएगा वहाँ से, और 6 घंटे और आगे चलना है, तो 2 से 6 8 घंटे, मतलब 8 बज जाएंगे मंडे को। तो ये सॉल्यूशन था, होपफुली आपको अच्छा लगे होंगे सॉल्यूशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम 2022 के क्वेश्चन करेंगे, फिर 2021 के सारे 2-3 साल के PYQs कर लोगे तो कम से कम आपका एक रिवीजन हो जाएगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि आप UPPSC के जो क्वेश्चन CSET के उनको सॉल्व करने में कितने समर्थ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सिलेक्शन क्लास को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।